हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब लोग बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर। ठीक है, तो आईसीएआई ने जो सीए इंटरमीडिएट में नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करा है वो है एथिक्स इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसका पार्ट ए है प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल एथिक्स पार्ट ए है एंड पार्ट बी जो है वो है एस ए 210। ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अपन इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, अ, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर में जो कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ एथिक्स, नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या होता है, सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस क्या होता है, एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अपन थोड़ा सा स्पीड में कवर करेंगे। इस चैप्टर की एक डिटेल्ड वीडियो, 1.5 घंटे की डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप पहले उस वीडियो को देखो। आपको रिवीजन करना हो क्योंकि सितंबर में एग्जाम आने वाली है, नवंबर में एग्जाम आने वाली है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट जनवरी में एग्जाम आने वाली है सितंबर के बाद। तो डिटेल्ड वीडियो देखो, उसके बाद आप रिवीजन लेक्चर देखो, आपको बहुत हेल्प होगी, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इन डेप्थ खून में उतर जाएगी, रगों में उतर जाएगी आपको चीजें। ठीक है, तो इस इसमें ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं। ये नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें मॉड्यूल का पूरा कवरेज है। ठीक है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल का कवरेज होगा तभी मार्क्स मिलेंगे, ये मुझे पता है, इसलिए मैंने मॉड्यूल को ही कवर करते हुए नोट्स को बनाया है। और थोड़े से आपके लिए यूजर फ्रेंडली नोट्स जो बोलते हैं ना, वो बनाए हैं, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें भी लिखी होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, थोड़ा हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले होगा मीनिंग ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स का मतलब होता है वो मॉरल प्रिंसिपल्स, एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न ए पर्सन्स बिहेवियर और हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, तो एथिक्स मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत जो इंसान को कैसे क्या काम करना है, उसके क्या उसूल है, वो गवर्न करता है। ये मॉरल प्रिंसिपल की वजह से उस पर ऑब्लिगेशंस भी आ सकती है। ठीक है, उस पर ऑब्लिगेशंस आ सकती है, उसकी ऑब्लिगेशन है, ऐसा कह सकते हैं कि उसको इनको कंप्लाई करना है, एथिक्स को कंप्लाई करना है, कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई करना है। ठीक है, उसके रगों में एथिक्स घुस जाना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी वो कुछ भी मतलबी होकर काम ना करे, उसका कोई सेल्फिश मोटिव ना हो। ठीक है, तो इट हैज टू बी इनकलकेटेड इन हैबिट एंड टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट विच इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू कंप्लाई विद, जब आप सीए बन जाओगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में अपन ने डिस्कस करा कि एथिक्स का मतलब होता है वो मॉरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स ए पर्सन्स बिहेवियर। ठीक है, दिस मॉरल प्रिंसिपल्स and rules of conduct impose obligations upon individuals. ठीक है, and it has to be inculcated in habit and temperament of an individual so that there is an overall culture of ethics. ethics का environment होना चाहिए भैया। ethics को फॉलो करोगे, एथिक्स मतलब आपको फॉलो करते हुए ही चलना है, क्योंकि इसको फॉलो नहीं करोगे तो आगे आपको पता चलेगा क्या क्या हो सकता है, आप पे क्या ऑब्लिगेशंस आ सकती है। ठीक है, क्या नॉन कंप्लायंस की क्या पेनल्टीज हो सकती है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपन ने डिस्कस करा। बोल्डेड वर्ड्स याद रखना, एग्जाम में बोल्ड वर्ड्स लिख के आओगे। आप एग्जाम में चीजों को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिख कर आओगे, उसको अंडरलाइन करके आओगे या फिर किस तरीके से बॉक्स में डाल के आओगे, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बोल्ड वर्ड्स याद रखना, मैंने आपके लिए बोल्ड वर्ड्स ऑलरेडी कर रखे हैं। इन वर्ड्स को आप लिख कर आना एग्जाम में, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट है नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, डिटेल वीडियो ऑलरेडी कवर्ड है, इस वीडियो में अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स बहुत जरूरी है, क्यों? ड्यू टू ए रीजन दैट सोसाइटी इन जनरल, गवर्नमेंट, क्लाइंट, टैक्स अथॉरिटीज, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस एंड फाइनेंशियल कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है सर्विसेज रेंडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे। ठीक है, तो आप जो सर्विस दोगे उस पे ये लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए एथिक्स बहुत जरूरी है। टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट का? आप किसी को अश्योरेंस दे रहे हो, आप किसी का ऑडिट कर रहे हो, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, आप किसी को ऑडिट कर रहे हो, किसी का अश्योरेंस दे रहे हो, किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अश्योरेंस दे रहे हो, तो आप इंटेंडेड यूजर्स जो है, ये जो यूजर्स ऊपर जो बात हुई, गवर्नमेंट, क्लाइंट्स, टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टर्स, ठीक है, स्टेक होल्डर्स, ये जो भी लोग है, शेयर होल्डर्स, इन लोगों को आप अश्योरेंस दे रहे हो तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन को इतनी इज्जत मिलती है, क्यों क्यों इतनी वाहवाही है, क्यों सीए साहब बोला जाता है आपको? इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके जो एथिक्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट है, आपके एथिक्स बहुत स्ट्रिक्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन में आपको फॉलो करना है इन एथिक्स को। ठीक है,
ये नेक्स्ट लाइन में वही लिखा है, प्रोफेशनल एथिक्स सीक्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशन एज ए होल एंड एक्ट एज ए शील्ड दैट इनेबल अस टू कमांड रिस्पेक्ट। आपको इज्जत मिलती है, इस एथिक्स को फॉलो करोगे तभी जाकर आपको इज्जत मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, भले आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इधर इन प्रैक्टिस और नॉट इन प्रैक्टिस, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो, दोनों केसेस में हैज टू अवॉइड बाय एथिकल बिहेवियर्स एंड प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। जो भी कोड ऑफ एथिक्स है, जो भी एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को भी कंप्लाई करना है एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस को भी कंप्लाई करना है। भले जो जॉब कर रहे हो तो भी आपको कंप्लाई करना है, और अगर आप हाँ, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपको कंप्लाई करना है, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आपको एथिक्स का कंप्लायंस करना है। एनी डेविएशन, कुछ भी डेविएशन होता है, अगर एथिक्स का, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप डेविएट हो जाते हो तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेंबरशिप सस्पेंड हो सकती है, आप पे फाइन्स लग सकते हैं, और आपकी मेंबरशिप जा भी सकती है, रिमूव भी हो सकती है आपकी मेंबरशिप। ठीक है भैया, इतनी मेहनत करके सीए बने हो, ठीक है, एथिक्स का कंप्लायंस करना, वरना मेंबरशिप छीन ली जाएगी, आगे नाम के आगे सीए नहीं लगा पाओगे, सीए साहब ही नहीं बोल पाएगा कोई। ठीक है, तो मेंबरशिप सस्पेंड हो सकती है, फाइन लग सकता है, मेंबरशिप रिमूव हो सकती है, और अदर डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है आईसीआई। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या समझा, प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि लोग अपने पे भरोसा करते हैं, लोग सीए की साइन पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो एथिक्स इतने स्ट्रिक्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि अपने को मार्केट में इज्जत मिल सके। द रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस एंजॉयड बाय प्रोफेशन इज बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टनेस ऑफ एथिक्स प्रिपेयर्ड बाय, और जो आईसीआई लेकर आई है एथिक्स, उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है उस वजह से वी कैन कमांड रिस्पेक्ट इन मार्केट। ठीक है, एंड सीए इन प्रैक्टिस को भी कंप्लाई करना है, इन सर्विस को भी कंप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी डेविएशन होता है तो फाइन, सस्पेंशन, रिमूवल और अदर डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे लिया जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में पढ़ेंगे कि एथिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि वेरियस स्टेक होल्डर सीए प्रोफेशन एंड सीए की सिग्नेचर पर ट्रस्ट करते हैं, तो अगर हम एथिक्स फॉलो करते हुए काम करेंगे तो ही ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक है, टिप रिमेंबर बोल्डेड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल बेस्ड वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ के चलना। ठीक है, इसमें कवर होगा एथिकल एंड लीगल। ठीक है, तो प्रिंसिपल बेस बोलता है एथिकल, और रूल बेस बोलता है लीगल। प्रिंसिपल बेस मतलब स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। ठीक है, सिद्धांतों, स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। हाइलाइटर, हाँ, स्पिरिट ऑफ एथिक्स को आपको फॉलो करना है। एंड ठीक है, तो इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन एवरी सिचुएशन बेस्ड अपॉन देयर प्रोफेशनल नॉलेज। आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी एक्सपर्टीज के बेसिस पर आप प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करो टू अराइव एट कंक्लूजंस। कंक्लूजंस मतलब आप जो ओपिनियन दोगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ओपिनियन दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, गलत है, या पूरे ही गलत है, कुछ गलत है, तो आप जब ओपिनियन दोगे तो उस केस में आप आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई कर सको, स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हुए आपको आगे चलना है। ठीक है, नेक्स्ट होती है रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच बोलती है कि आपको क्लियरली एस्टेब्लिश जो रूल्स है, आपकी फर्म के कुछ रूल्स हैं, आपका एथिक्स क्या बोलता है, उसको फॉलो करते हुए आपको काम करना है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या आपको फॉलो करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको प्रिंसिपल बेस्ड को फॉलो करना है, आपको स्पिरिट को फॉलो करना है। स्पिरिट इज ओवरराइडिंग रूल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट स्पिरिट ऑफ कोड इज फॉलोड। ठीक है, तो रूल बेस्ड अप्रोच स्ट्रिक्टली फॉलोज क्लियरली एस्टेब्लिश रूल्स, जो लिखा है उसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है अपने रगों में जो खून दौड़ रहा है, जो एथिक्स दौड़ रहा है, उनको भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, इट हैज ए नैरो आउटलुक एंड स्पिरिट ऑफ एथिक्स में बी ओवरलुक। तो रूल बेस्ड अप्रोच की नैरो आउटलुक होती है, स्पिरिट को छोड़ सकते हैं, स्पिरिट ध्यान से चला जा सकता है, मतलब जो एथिक्स है, एथिक्स का स्पिरिट नहीं जाना चाहिए, प्रिंसिपल सिद्धांतों को भी फॉलो करते हुए चलना है, उसूलों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, फर्दर रूल बेस्ड अप्रोच इज समवॉट रिजिड, और जो स्पिरिट है वो, स्पिरिट ऑफ एथिक्स जो है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने समझा, इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, पर आपको प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को प्रेफरेंस देना है ओवर रूल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, ये ध्यान रखना। अंडरस्टैंडिंग बोलती है सिर्फ रूल बेस्ड एंड प्रोविजन में जो लिखा हुआ है, ये मैंने बनाई है भैया, कोई आपको किसी ने बना के नहीं दी है, मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, तो उसको समझना, इसको पढ़ना, तभी जाके आपको चीजें याद आएगी, समझ में आएगी। ठीक है, तो सिर्फ जो रूल्स एंड प्रोविजंस में लिखा है उसको ही नहीं,
उसको ही नहीं, स्पिरिट ऑफ एथिक्स को भी फॉलो करना है। रूल में लिखा है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग अगर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। रूल में लिखा है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। बट अगर आपके प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि आपके फ्रेंड की कंपनी का ऑडिट करेंगे, अगर आप आपकी फ्रेंड की कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे तो आपका ओपिनियन कहीं ना कहीं बायस हो सकता है, ठीक है। आप वहां पर आपको आपके रिलेशन को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकते हो, आपका ओपिनियन बायस हो सकता है, तो वहां पर आप ऑडिट करने से बचो। यू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट ऑडिट फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ एथिक्स। स्पिरिट को फॉलो करते हुए आप उस ऑडिट को छोड़ दो, आप ऑडिट को मत करो, नहीं तो आप एथिक्स का नॉन कंप्लायंस करोगे, ठीक है। तो ये अपन ने प्रिंसिपल बेस्ड वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच समझा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए निमोनिक बनाया है, PCIPO, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा की कोई कंपनी है, उसका आईपीओ आने वाला है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा की कोई कंपनी है, उसका आईपीओ आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे निमोनिक में कोई लॉजिक मत ढूंढना, सब मैजिक होता है, इसमें लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही याद रहती है चीजें, मैं ऐसे ही याद करता था, ठीक है। अब सीए बन गया हूं ना, तो ठीक है, आप भी ऐसे ही याद करो, बहुत जल्दी सीए बन जाओगे, ठीक है। तो PCIPO, P प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, C कॉन्फिडेंशियलिटी, I इंटीग्रिटी, P प्रोफेशनल बिहेवियर एंड O इज ऑब्जेक्टिविटी। PCIPO, ठीक है। I इंटीग्रिटी को समझते हैं, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, ठीक है। आपको सच का साथ देना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट शाल comply with principle of integrity which requires, ठीक है, which requires accountant to be straightforward and honest, ठीक है। अकाउंटेंट को, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ऑनेस्ट रहना ऑन ऑल, इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स, ठीक है। इंटीग्रिटी इंप्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है, सच का साथ देना है, फेयर डीलिंग में इन्वॉल्व होना है, अनफेयर डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स रिटर्न्स कम्युनिकेशंस, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट से एसोसिएटेड नहीं रहना है, एनुअल रिपोर्ट से एसोसिएटेड नहीं रहना है, कोई भी ऐसे रिटर्न से एसोसिएटेड नहीं रहना है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन में उसको का हिस्सा उसे नहीं होना है, जहां भी उसे ऐसा लगता है, ये इंक्लूसिव है, ठीक है, इंक्लूसिव लिस्ट है, रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन और भी चीजें हो सकती है, इसलिए लिखा है, और अदर इन्फॉर्मेशन, जहां पर भी उसको ऐसा लगता है, वेयर वेयर द अकाउंटेंट बिलीव्स दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटेंट को ऐसा लगता है, उसको एसोसिएटेड नहीं होना है ऐसी कोई भी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन से जहां पर भी उसको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती है या फिर कुछ मिसलीडिंग है जो किसी को गलत बता सकती है, ठीक है, जिसको मिसगाइड कर सकती है, ऐसी कुछ स्टेटमेंट है, वहां पर एसोसिएट नहीं रहना है, वहां पर इन्वॉल्व नहीं होना है। सेकंड पॉइंट, कंटेन स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली, कुछ कैजुअली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जो कि मिसलीडिंग हो सकती है, या फिर ओमिट्स और ऑब्सक्योर्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी उसको छोड़ दिया या फिर छुपा दी गई, वो छूट गई या फिर छुपा दी गई, ओमिट्स और ऑब्सक्योर्स, ठीक है, जहां पर वो ओमिशन या फिर ऑब्सक्योरिटी मिसलीडिंग हो सकती है, जहां पर वो छुपाना या फिर छूट जाना मिसलीडिंग हो सकता है, किसके लिए, इंटेंडेड यूजर्स के लिए, वो जो अपन ने ऊपर बात करी थी ना, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने आपकी कंपनी को, जिन्होंने आपकी फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है। तो उन केसेस में आपको कोई भी मटेरियली फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाले रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशंस के साथ एसोसिएटेड नहीं रहना है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट वालों के साथ नहीं रहना है, और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो नेग्लिजेंटली दे दी, ओमिट्स या फिर ऑब्सक्योर्स, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मिसलीडिंग हो सकते हैं, जहां पर वो ओमिशन और ऑब्सक्योरिटी मिसलीडिंग हो सकती है, तो आपको ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड नहीं रहना है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी मतलब फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, सच का साथ देना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग में लिखा है, सीए को ऑनेस्ट रहना है, किसी भी रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशन जिसमें कुछ फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उस पर साइन नहीं करना है, साइन मत करना भैया, गलती हो जाएगी, आपसे एथिक्स का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, ठीक है। टू मेंटेन ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी इन आवर प्रोफेशन, ठीक है। तो इज्जत बनाए रखना भैया, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो इज्जत बनाए रखना अपने प्रोफेशन की, तभी जाके लोग ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी बोलता है आपको कहीं भी बायस नहीं होना है, आपको कहीं भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी और का प्रभाव आप पे इतना ना हो कि आप ऑडिट रिपोर्ट ही सही साइन ना करो, आप ओपिनियन ही सही ना दो, ठीक है। तो आपको अनबायस रहकर काम करना है, आपका कहीं भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, किसी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से आप आपकी जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर दो, आप आपका ओपिनियन गलत ना दे दो, ठीक है। तो आप समझना अच्छे से कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ठीक है। तो
बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से आपका प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ये बोलता है कि आपका जजमेंट, आप जो जजमेंट लगा के सही गलत बताने वाले हो, वो सही गलत बताने में आपका जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है। इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है, आपको ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी में एंगेज ही नहीं होना है इफ सर्कमस्टेंस और रिलेशनशिप अनड्यूली इन्फ्लुएंस द अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल जजमेंट। जहां पर भी आपके प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ऐसी कोई एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व ही नहीं होना है। उस ऑडिट को लो ही मत, उस काम को लो ही मत, खत्म। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में लिखा है, जो भी अपन ने प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में पढ़ा था ना कि स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, आपकी फ्रेंड की फर्म का ऑडिट नहीं लेना है। क्यों? वहां पे ओपिनियन बायस हो सकता है, तो बायस होने से बचना है। ठीक है, कि किसी भी वजह से ऑडिटर का ओपिनियन बायस या फिर इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी समझ में आया। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर मतलब आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना है, आपको अपडेटेड रहना है, आपको नई चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं मार्केट में, अपडेट्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन और लीगल लॉ। ठीक है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपको उनसे अपडेटेड रहना है। ठीक है, अगर वो आपकी फील्ड, आप उसी फील्ड में काम करते हो, आपको अपडेटेड रहना है। ठीक है, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलता है कि आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना है और आपको ड्यू केयर से काम करना है, आपको डिलीजेंट रहना है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट मतलब आपको अपडेटेड रहना है, ड्यू केयर मतलब आपको डिलीजेंट रहना है, केयरफुल रहना है, रेस्पॉन्सिबली काम करना है, टाइमली मैनर में काम करना है। तो ड्यू केयर अपन बाद में समझेंगे, पहले अपन प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट क्या होता है वो समझते हैं। प्रिंसिपल रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू अटेन एंड मेंटेन। आपको अटेन करना है नॉलेज, जो आप सीए में पढ़ोगे उसको, जो सीए की पढ़ाई करोगे ना, सीए इंटरमीडिएट फाइनल फाइनल, इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको जो नॉलेज अटेन करना है और उसको मेंटेन करते हुए चलना है, आपको अपडेटेड रहना है। ठीक है, मेंटेन द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट ए लेवल रिक्वायर्ड, ताकि आप अपने क्लाइंट को या फिर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज दे पाओ। ठीक है, तो आपको अपडेटेड रहना है, प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल आपकी मेंटेन करके रखना है, ताकि आप आपके क्लाइंट को और आपके एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को, जहां पर आप जॉब करते हो या तो आप प्रैक्टिस करते हो तो क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करो, या आप जॉब करते हो तो आप आपके एम्प्लॉयर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करो, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करो बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रिलेवेंट लेजिस्लेशन। जो भी नया अपडेटेड लॉ चल रहा है, जो भी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो भी आईसीआई के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, उनको कंप्लाई करते हुए आप उनको कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है ड्यू केयर वाला पॉइंट, एंड एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली आपको एक्ट करना है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? आपको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, केयरफुली एक्ट करना है, थॉरोली एक्ट करना है। ठीक है, थॉरोली एक्ट करना है, एंड ऑन ए टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस आपको इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन असाइनमेंट। ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्सिबली काम करना है, केयरफुली काम करना है, टाइमली मैनर में काम करना है। ठीक है, तो डिलीजेंट का मतलब ये हुआ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बोलती है चार्टर्ड अकाउंट, अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा है मैंने, सीए को डिलीजेंट रहना है, अपडेटेड रहना है सारे अमेंडमेंट्स और डेवलपमेंट से। अमेंडमेंट्स मतलब जो भी नए अपडेट्स आते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने क्लाइंट या फिर एम्प्लॉयर को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके इन अ टाइमली, टाइम पर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर। तभी आप एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट एंड डिलीजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट माने जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है इन्फॉर्मेशन, इधर की बात उधर नहीं करना है। आपको किसी भी क्लाइंट या फिर आपके एम्प्लॉयर की, ठीक है, तो आपको अपने क्लाइंट या फिर एम्प्लॉयर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको और किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, वो आपको थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, एंड आप कब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो? 3 केसेस में। ठीक है, हाउएवर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज। कब कब आप डिस्क्लोज कर सकते हो? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। सबसे पहला, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, व्हेन इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट और एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आपको लॉ परमिट करता है, लॉ भी परमिट करता है, प्लस प्लस यहाँ पे एंड है ना, प्लस आपको क्लाइंट या फिर एम्प्लॉयर ने आपको ऑथराइज कर दिया कि ठीक है आप डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, एंड नेक्स्ट है प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है आपकी कहीं भी, या फिर आपका राइट टू डिस्क्लोज है। तो जहां पर प्रोफेशनल ड्यूटी आपकी पीयर रिव्यूअर को आपको डिस्क्लोज करना है, एग्जांपल याद है डिटेल्ड में मैंने समझाया था। तो जहां पर प्रोफेशनल ड्यूटी आपकी डिस्क्लोज करना, वहां पे आप कर सकते हो। तो 3 केसेस में कर सकते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, व्हेन परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट और एम्प्लॉयर, व्हेन देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ लेना, नोट्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर बोलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लाई करना है, और ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है, ऐसी कोई भी कंडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है जहां पर
ऐसा लगता है अकाउंटेंट को, ऐसा लगता है विच माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, जहां पर अपनी प्रोफेशन की इज्जत पर सवाल उठे, ठीक है, जहां पर अपने प्रोफेशन के पर सवाल उठ सके, अपना जो डिग्निटी है, जो इज्जत है मार्केट में, उस पर सवाल उठ सके, तो ऐसा कुछ भी काम चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं करना है, ठीक है। ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एंगेज इन एनी एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कुछ भी काम में इन्वॉल्व नहीं होना है, ऐसी कुछ सट्टा नहीं खेलना है, ठीक है, ऐसा कुछ ब्राइब नहीं लेनी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ठीक है, दैट इम्पेयर्स और माइट इम्पेयर द इंटीग्रिटी ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी एंड गुड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है अगर आप ऐसा करोगे, तो अगर आप कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपके गुड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन पे सवाल उठ सकता है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने समझा पांचों फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ लिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनली बिहेव करना है, ठीक है। टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग डिटेल्ड वीडियो में अच्छे से समझाई है, वहां से समझ लेना। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट रहना है ऑडिटर को, ठीक है, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है, ऑडिटर को कहीं भी बायस नहीं होना है, उसको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम करना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब होता है प्रोफेशनली आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, अलर्ट रहना है चीजों को लेकर, ठीक है, आपको अलर्ट रहना है चीजों को लेकर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर को, ठीक है। तो यहाँ पर अपन समझते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंस मतलब आपका प्रोफेशनल जजमेंट कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। इंडिपेंडेंस मतलब ए जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शंस ऑफ अदर पर्सन हु माइट हैव एम्प्लॉयड हिम, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम और टू हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट से आपका कहीं वहां पर आपका जजमेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो, या फिर किसी और की डायरेक्शन की वजह से, किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से आपका जजमेंट कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यही कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस इज ए कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख कर आना, इंडिपेंडेंस इज ए कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर, ठीक है। तो दो इंटरलिंक पर्सपेक्टिव है इंडिपेंडेंस को लेकर। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट दिखना भी है, आपको इंडिपेंडेंट दिखना भी है और आपको इंडिपेंडेंट रहना भी है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, आपको दिखना भी है और इंडिपेंडेंट रहना भी है, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट रहना भी है, आपको इंडिपेंडेंट दिखना भी है, ठीक है। आप दिखोगे नहीं ना, तो आपको कोई रिव्यू करने आएगा, आपकी नफरा आएगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी या फिर पीयर रिव्यूअर आएगा, तो वो कंक्लूड कर देगा आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, भले आपको लगता था आप इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। तो ये अपन आगे जाके पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अपन इन दोनों चीजों को समझते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस इन माइंड ऑफ माइंड क्या होता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड वो स्टेट ऑफ माइंड जहां पर आप ऐसा ओपिनियन प्रोवाइड कर सकते हो जहां पर आपको कोई आपका ओपिनियन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, जहां पर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, आपका विद अनइन्फ्लुएंस्ड ओपिनियन जा रहा है, एंड आप एक्ट कर पा रहे हो विद आईपीओ। आईपीओ मतलब इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो कब आप इंडिपेंडेंट रहोगे फ्रॉम माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड कब रहेगी, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एन ओपिनियन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। आपका प्रोफेशनल जजमेंट कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, एंड आप एक्ट कर पा रहे हो, यू आर एक्टिंग विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तीन चीजें, आईपीओ, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ओ मतलब ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड खत्म, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, अपीयर होना है, इंडिपेंडेंस आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, आपको ऐसे कोई भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, आप ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को भी, जैसे दैट है रीजनेबल थर्ड पार्टी, रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी ऐसा कंक्लूड कर दे, ठीक है। ऐसे कोई भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में आपको इंक्लूड नहीं होना है, वेयर ए रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी would conclude that would reasonably conclude that a firm or a member of assurance team, ठीक है, कि मेंबर ऑफ अश्योरेंस टीम की आईपीओ कॉम्प्रोमाइज हुई है। आईपीओ मतलब इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो कोई भी थर्ड पार्टी अगर ऐसा कंक्लूड ना कर पाए कि आपकी आईपीओ कॉम्प्रोमाइज हुई है, आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हुई है, आपको कुछ भी ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट, ठीक है, सिर्फ ऐसा दिखना ही, सिर्फ इंडिपेंडेंस होना नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंस दिखना भी चाहिए, बट ऑल्सो अपीयर टू सो एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी क्लाइंट के साथ ऐसी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कि कोई और आकर ऐसा कंक्लूड कर दे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। तो मैंने अंडरस्टैंडिंग में लिखा है कोई भी थर्ड पर्सन ये कंक्लूड ना कर पाए कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हुई है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज लिख कर आना। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट शुड बी सच दैट ही इज हिमसेल्फ सेटिस्फाइड अबाउट हिज इंडिपेंडेंस एंड नो अनबायस्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन आकर
is forced to conclude that on an objective assessment of circumstances का अच्छे से assessment करने के बाद वो ऐसा conclude ना कर दे, there's likely to be an abridgment of auditor's independence, auditor की independence कहीं ना कहीं abridge हुई है, कहीं ना कहीं compromise हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस ऐसा है, इसमें ये लिखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसे कुछ भी काम में इन्वॉल्व नहीं होना है जहां पर कोई थर्ड पर्सन आकर फेथ खो दे की, मतलब आप पर बिलीव ना कर पाए, आपको ऐसी केसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। इफ द पर्सन हु रिलाई अपॉन द अकाउंट्स ऑफ कंपनी डू नॉट हैव एनी फेथ इन द इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड सीज टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ audits, this type of assurance engagements, ठीक है। वन पर्सन माइट बी इंडिपेंडेंट, मैंने क्या बताया, तो ऊपर एक आदमी इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है, पर दूसरा पर्सन आके कंक्लूड कर सकता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो वन पर्सन might be independent in a particular set of circumstances while another person might feel he is not independent, ठीक है। तो एक बोलेगा मैं इंडिपेंडेंट था, पीयर रिव्यूअर आकर बोल देगा, कंक्लूड कर देगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। तो इट इज देयरफॉर a duty of chartered accountant to determine for himself whether or not he can act independently, ठीक है, एंड इन नो केस देयर वुड बी कॉम्प्रोमाइज टू हिज इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ड्यूटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई भी असाइनमेंट लेने से पहले कि उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इवेल्युएट करना है कि वो इंडिपेंडेंट हो पाएगा, इंडिपेंडेंट रहकर काम कर पाएगा या नहीं। अगर उसे ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएगा तो काम को नहीं लेना चाहिए, काम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और किसी भी केस में उसकी प्रोफेशनल जजमेंट और इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, उसकी आईपीओ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिपेंडेंट रहना भी है, दिखना भी है, और सीए, ठीक है। और अगर आप अपने फ्रेंड रिलेटिव की फर्म का ऑडिट कर रहे हो तो आपको अनबायस रहकर करना है, और किसी थर्ड पार्टी को ऐसा ना लगे कि आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हुई होगी व्हाइल डूइंग दैट ऑडिट। बोल्ड वर्ड्स रिमेंबर एंड उसको लिख कर आना, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, आप इंडिपेंडेंट रहो रहो रह पाओगे कि नहीं, इस चीजों पे कुछ थ्रेट है क्या, कोई चीज आपको रोकेगी क्या इंडिपेंडेंट रहने पे, ठीक है। तो वो अपन डिस्कस करते हैं। आईफैक, किसने आइडेंटिफाई करी ये थ्रेट्स? आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। 5 टाइप ऑफ थ्रेट्स हैं, FIRAI, FIRI थ्रेट था, डर लग रहा था इसलिए FIRI। तो एफ से होगा फेमिलियरिटी थ्रेट, आई से होगा इंटिमिडेशन थ्रेट, आर से होगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ए से होगा एडवोकेसी थ्रेट, एंड एक थोड़ा पानी मिले, ए से होगा एडवोकेसी थ्रेट एंड आई से होगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है। तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं पांचों थ्रेड्स। सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। आपका कहीं भी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपका कहीं भी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वहां पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड हो सकता है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट रेट ऑकर्स व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म या फिर उसका पार्टनर या फिर एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट। आपका कुछ फायदा हो सकता है, जो आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना उस ऑडिटिंग क्लाइंट पे, जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हो उसमें कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जिसमें आपका कुछ फायदा है, तो उस केस में आप ओपिनियन सही नहीं दे पाओगे, आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बोलता है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एग्जाम्पल इनके बेसिस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। Examples include direct financial interest और materially significant indirect financial interest। आप शेयर्स होल्ड करते हो क्लाइंट की कंपनी में, ठीक है, या फिर आपकी कोई रिलेटिव के थ्रू आप शेयर्स होल्ड करते हो। मटेरियली सिग्निफिकेंट, मटेरियली मतलब सब्जेक्टिव टर्म है, मटेरियल मटेरियल ज्यादा अमाउंट के आप शेयर्स होल्ड करते हो क्लाइंट में, ठीक है। आपने या तो उनको लोन दिया हुआ है या फिर आपने उनसे लोन लिया हुआ है, ठीक है, आपका लोन डूब सकता है, इसलिए आप ओपिनियन सही से दोगे, थोड़ा मतलब अनबायस बायस होकर ओपिनियन दोगे, आप अनबायस होकर ओपिनियन नहीं दे पाओगे, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आपने या तो उनको लोन दिया हुआ है या फिर उनसे लोन लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, ठीक है। तो अनड्यू डिपेंडेंस, एक मिनट हाइलाइटर, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट्स फीस, ठीक है। आप बहुत छोटी छोटी फर्म है आपकी, ठीक है, तो एक दो ही क्लाइंट है जिसमें से ये बहुत मेजर क्लाइंट है, ये क्लाइंट हाथ से चला गया, इसकी रिपोर्ट में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, क्लाइंट हाथ से चला गया, तो आप लॉस में चल जाओगे, आपके सारे क्लाइंट चल जाएंगे, आप पैसा कैसे कमाओगे, ठीक है। तो अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, हेंस कंसर्न अबाउट लूजिंग एन एंगेजमेंट, ठीक है, आप उसका काम ना चला जाए हाथ से, इसलिए आप थोड़ा सा ओपिनियन देने से पहले सोचोगे कि गलत ओपिनियन ना दूं, ठीक है। तो क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट, बहुत ज्यादा क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, आप चाहते हो बाद में उनके कभी जॉब करनी है आपको, ठीक है, तो उस केस में आपको उनसे अच्छे टर्म्स बना के रखने पड़ेंगे। अगर अच्छे टर्म्स बना के रखने हैं तो उस केस में आप ओपिनियन सही से नहीं दे पाओगे, आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो देयर इज अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है कंटीजेंट फीस, आपको कुछ परसेंटेज बेसिस पर फीस मिल रही है, ठीक है, तो परसेंटेज बेसिस पर फीस मिल रही है तो उस केस में भी आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है।
ठीक है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट। नेक्स्ट थ्रेट अपन डिस्कस करते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट रेट आपने समझा, कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन गारंटी, बिजनेस रिलेशनशिप, डिपेंडेंसी ऑन क्लाइंट्स फीस, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट और कंटीजेंट फीस। ओके, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, आप उसी काम का ऑडिट कर रहे हो, उसी काम का रिव्यू कर रहे हो जिसको आप ही ने किया था। ठीक है, कुछ ऐसी नॉन ऑडिट सर्विस आपने प्रोवाइड करी थी क्लाइंट को जिसका आप ही रिव्यू कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट occurs when during a review or judgment of any conclusion reached in previous audit or non audit engagement। ठीक है, तो आप उसी का रिव्यू करने जा रहे हो जिसका काम पहले आपने ही किया था। और मैंने मेंबर ऑफ ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली। ठीक है, तो आपकी ऑडिट टीम में 4-5 लोग हैं जिनमें से एक या दो कोई पहले कभी उस कंपनी में आपके क्लाइंट में पहले या तो डायरेक्टर पोजीशन पे थे या कोई सीनियर एम्प्लॉय पोजीशन पे थे। ठीक है, या सीनियर पोजीशन पे थे या डायरेक्टर पोजीशन पे थे। तो जब वहां पे डायरेक्टर पोजीशन पे थे तो आप ही ने वहां पे काम किया था, अब आप ही जाके खुद ही का ऑडिट कर लोगे क्या? तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हेन ए मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। नॉन ऑडिट सर्विसेज क्या होती है? वो सर्विस विच आर अदर देन ऑडिट और रिव्यू। ठीक है, अदर देन ऑडिट और रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें क्या क्या आता है? मैनेजमेंट सर्विसेज आती है, इंटरनल ऑडिट आता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज आती है। ठीक है, तो वो काम जो आपने किया है आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते। देयर इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है, कब कब ऐसा होगा? जब आप वहां पर डायरेक्टर थे या फिर सीनियर ऑफिसर पोजीशन पे थे। ठीक है, या फिर जब ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, ऑडिटर ने ही वो सर्विसेज प्रोवाइड करी थी जिनका अब ऑडिट होने वाला है। ठीक है, तो अगर सीए उस काम का रिव्यू या ऑडिट करेगा जो पहले उसी ने किया था, तो वो अपना ओपिनियन इंडिपेंडेंटली नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई, दोस्त समझ के समझना, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखकर एग्जाम में, और ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, 5 to 8 मार्क्स सिक्योर्ड है आपके अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट, ये आधा पार्ट है चैप्टर का, इसमें भी आपका 5 नंबर सिक्योर्ड है। ठीक है। एडवोकेसी थ्रेट। नेक्स्ट है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट मतलब आप कहीं भी आपके क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी लीगल केस में। ठीक है, आप अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हो किसी जगह, तो वहां पर ऐसा लग सकता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, तो advocacy threat occurs when auditor promotes or perceived to promote a client's opinion in a point where people believe that objectivity is getting compromised, independence is getting compromised. For example, when an auditor deals with shares or securities of the audited company, or or और become a client's advocate in litigation या फिर थर्ड पार्टी disputes। ठीक है, कोई लीगल केस है उसमें आप क्लाइंट का एडवोकेट बन के जा रहे हो। ठीक है, तो फिर आप इंडिपेंडेंटली कैसे काम करोगे यार? आप तो उसको सपोर्ट कर रहे हो चीजों में। ठीक है, ऑडिटर कैन बी परसीव्ड एज बैकिंग इन सच सिचुएशंस, ऑडिटर कैन बी परसीव्ड एज बैकिंग, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, एंड चैंपियनिंग कॉजेस ऑफ ऑडिट इज क्लाइंट। इट मे लीड टू बिलीफ दैट ऑडिटर इज नॉट एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली एंड नॉट वर्किंग ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, तो अगर सीए क्लाइंट को कहीं प्रमोट करता है या उसको भी लीगल केस में रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्लाइंट का ऑडिट ऑब्जेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है फेमिलियरिटी थ्रेट। थक गए? वापस करते हैं, एनर्जी से करते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट। ठीक है, तो फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है? आपका किसी से बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है कि आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलत लिखने से पहले 1000 बार सोचोगे, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, आपके बहुत अच्छे व्यवहार है उनसे। ठीक है, तो फेमिलियरिटी थ्रेट आर सेल्फ evident and occurs when auditor forms good relationship with client and they end up being too sympathetic to the client's interest। ठीक है, ये कब आता है? It occurs in many ways including close relative of audit team working in a senior position of the client company। ठीक है, तो ऑडिट टीम है, 5 लोग हैं, 5 लोग में से किसी एक टीम मेंबर का कोई क्लोज रिलेटिव, उसके पापा, उसकी मम्मी, या फिर उसका कोई भी क्लोज रिलेटिव जिस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहा है उस क्लाइंट में सीनियर पोजीशन पे है। ठीक है, तो वहां पर फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है। ऑडिट टीम के किसी भी रिलेटिव का किसी भी कोई भी रिलेटिव सीनियर पोजीशन पे है कंपनी में, क्लाइंट में। ठीक है, फॉर्मर पार्टनर। ठीक है, फॉर्मर पार्टनर बीइंग ए डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, तो आपकी जो ऑडिट फर्म है उस ऑडिट फर्म में कोई पार्टनर जो पहले आपकी फर्म में पार्टनर था, वो अभी सीनियर पोजीशन पे उस कंपनी में, या फिर डायरेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टर है या फिर सीनियर पोजीशन पे है, तो आप ओपिनियन सही से नहीं दे पाओगे, आप इंडिपेंडेंटली ऑडिट नहीं कर पाओगे। वो आपको बोलेगा यार तू मेरा पुराना पार्टनर होके ऐसा ऑडिट कर रहा है, इतने गलतियां निकाल रहा है, ऐसे मत कर। ठीक है, तो उस जगह आप ऑडिट इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाओगे, फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है, थ्रेट से बचना है। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर्स एंड क्लाइंट्स। ठीक है, तो बहुत लंबे लंबे टाइम तक एक ही क्लाइंट का ऑडिट करते रहे, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक एक ही क्लाइंट का ऑडिट, तो उस केस में आपके बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप बन जाते हैं और आप गलत ओपिनियन देने से पहले बहुत बार सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन आया है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, कि हर कुछ सालों में, हर 5 या 10 साल में आपको आपके क्लाइंट का ऑडिटर चेंज होगा,
जो भी क्लाइंट है, कंपनी है, उसका ऑडिटर चेंज होगा, ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी और डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, ठीक है। तो क्लाइंट की कंपनी से आपको बहुत तोहफे आ रहे हैं, आपको बहुत, आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपके लिए खाने पीने की चीजें आ रही है बहुत भर भर के, आपको मिठाइयाँ आ रही है आपके फैमिली वालों के लिए ले जाने के लिए, ठीक है। तो इस केस में फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है। कहाँ कहाँ? क्लोज रिलेटिव सीनियर पोजीशन पे है, क्लोज रिलेटिव ऑडिट टीम सीनियर पोजीशन पे है, फॉर्मर पार्टनर सीनियर पोजीशन या डायरेक्टर लेवल पे है, लॉन्ग एसोसिएशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट और हॉस्पिटलिटी फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। तो ऑडिटर के क्लाइंट से बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं होने चाहिए, नहीं तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ओके, ठीक है। इंटिमिडेशन थ्रेट धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उस केस में आप ऑडिट इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाओगे। तो इंटिमिडेशन थ्रेट occurs when auditors are deterred from acting objectively, आपको रोका जा रहा है ढंग से ऑडिट करने के लिए, ठीक है, विद एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। आप क्वेश्चनिंग माइंड रख के, अलर्ट रहकर, अच्छे ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करके ऑडिट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको डराया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है ऑडिट करने से, ठीक है। बेसिकली दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, आपको बोला जा रहा है कि आपकी जगह हम किसी और को लेकर आ जाएंगे, और कब हो सकता है? जब आपकी फीस कम कर रहे हैं पर आपका काम उतना का उतना ही रख रहे हैं, और प्रेशर टू डिसप्रोपोर्शनेटली रिड्यूस फीस इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस। डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब काम कम नहीं करा, फीस कम कर दी, ठीक है, और थ्रेटन और बीइंग थ्रेटन विद लिटिगेशन, आप पे केस फाइल करने की धमकी दे रहे हैं। तो 3 केसेस में इंटिमिडेशन थ्रेट आ सकता है। इंक्लूसिव लिस्ट है, ठीक है। तो आपको डराया जा रहा है कि आपकी जगह हम किसी और ऑडिटर को ले आएंगे, या फिर आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपकी फीस कम कर देंगे, आपका काम उतना ही रहेगा, या फिर आप पे आप पे कोई लिटिगेशन फाइल करने के लिए धमकी दी जा रही है, ठीक है। तो उस केस में आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे, यू कांट एक्ट ऑब्जेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली व्हाइल डूइंग दैट ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिटर को डराया धमकाया जा रहा है, तो ऑडिटर अनबायस होकर, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पांचों थ्रेड्स अपन ने डिस्कस करे। FIRI, ठीक है, FIRAI, तो FIRI, ठीक है। फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी एंड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। बहुत 2 पेज और बचे हैं यार, फटाफट हो जाएगा। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है, थ्रेड्स को कंसिडर करते हुए काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, पर अपन पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट रहना है, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए काम करना है, और सेफगार्ड्स को अप्लाई करना है ताकि थ्रेड्स कम हो जाए। सेफगार्ड्स का मतलब होता है वो एक्शंस जिसकी वजह से थ्रेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स बोलता है, पब्लिक को अगर आपको क्वालिटी ऑफ ऑडिट में कॉन्फिडेंस लाना है, पब्लिक का अगर कॉन्फिडेंस रहे आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट में, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, एंड ऑल्सो आपको दिखना भी इंडिपेंडेंट है, जो अपन ने ऊपर बात करी, ठीक है। बिफोर टेकिंग एनी वर्क ऑडिटर मस्ट कंसाइंटियसली कंसिडर वेदर इट इज इन्वॉल्व एनी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। कोई भी काम लेने से पहले डिटरमाइन करो कि कोई थ्रेट हो सकता है क्या, थ्रेट है तो काम को मत लो, ठीक है। व्हेन सच थ्रेट एग्जिस्ट, ऑडिटर शुड ईदर डिसिस्ट फ्रॉम द टास्क और एलिमिनेट द थ्रेट, ठीक है। थ्रेट को कम करो, बहुत कम कर दो, वेरी लीस्ट थ्रेट को बहुत कम कर दो, या फिर काम छोड़ दो, ठीक है। कैसे थ्रेट को कम करोगे? सेफगार्ड्स अप्लाई करोगे। क्या सेफगार्ड्स अप्लाई करने हैं ये कहीं नहीं लिखा, ये मॉड्यूल में भी कहीं नहीं लिखा, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी मेरी बुक में कहीं नहीं लिखा, आपके सिलेबस में नहीं, यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो ऑडिटर को टास्क डेसिस फ्रॉम द टास्क, काम छोड़ दो या फिर थ्रेड्स को एलिमिनेट करो, काम छोड़ दो या फिर थ्रेड्स को एलिमिनेट करो, ठीक है। और जो भी आपने सेफगार्ड्स अप्लाई करे व्हाइल एलिमिनेटिंग दोस थ्रेड्स, उन थ्रेड्स को कम करते टाइम उनको एक फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखो, ताकि आप कंप्लायंस फॉर्म में, आप वर्किंग पेपर्स, आप रिव्यूअर को दिखा सको कि मैंने सच में भी सेफगार्ड्स को अप्लाई किया था, मैंने थ्रेड्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करी थी, मैंने उनको थ्रेड्स को एलिमिनेट किया था। If auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguards, then he must not accept the work. Safeguards अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या तो काम छोड़ दो, या सेफगार्ड अप्लाई करके थ्रेट को कम करो, या सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो काम को एक्सेप्ट ही मत करो, ठीक है। ऑडिटर को सेफगार्ड अप्लाई करना है जब उसको लगता है कि थ्रेट एग्जिस्ट करता है, सिंपल, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब कुछ भी ऐसी अनयूजुअल चीज हुई, आपके सिंह खड़े हो जाना, सिंह खड़े हो गए ऐसे करेंगे, याद रहता है आपको चीजें, ठीक है। तो सिंह खड़े हो गए मतलब अलर्ट हो गए, अलर्ट रह गए, ठीक है। तो आप अलर्ट हो गए, आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, आप बार बार सवाल पे सवाल पूछो, ऑडिटर्स, ऑडिटी से, क्लाइंट से, उनसे सवाल पे सवाल पूछो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था, वाई वाई एनालिसिस करो, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिफर्स टू एन एटीट्यूड। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस पूछना है बहुत सारे, एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स द क्वेश्चनिंग माइंड। शकी इंसान होता है ना, बहुत शक करता है बातों पे, कोई बोल रहा है उस पर शक करना, तो इसका मतलब एकदम ऐसा नहीं होता है कि आपको शक करना है, पर इसका मतलब ये होता है कि आपको, 1 मिनट,
टाइम देना। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आपको अलर्ट रहना है चीजों को लेकर, ठीक है। कुछ भी ऐसी रिस्क जो आपकी आंखों से निकल ना जाए, आपके ध्यान ऐसा आपके ध्यान से छूट ना जाए वो, ठीक है। तो बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस व्हिच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, कुछ भी ऐसा फ्रॉड या फिर गलती की वजह से, कुछ भी ऐसा फ्रॉड या फिर जानबूझ के फ्रॉड किया या फिर गलती की वजह से कुछ भी ऐसी मिस स्टेटमेंट ना रह जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती ना रह जाए, तो आपको अलर्ट रहना है चीजों को लेकर, ठीक है। इट सिग्निफाइज दैट ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट फॉर एवर, आपको अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है और चैलेंज कर सको चीजों को, ऐसा आप में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑडिटर्स एटीट्यूड, आपका ऑडिट एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, शुड बी ए क्वेश्चनिंग माइंड एंड ऑफ चैलेंजिंग द थिंग्स इन लाइट ऑफ अवेलेबल एविडेंस, ठीक है। तो आपके पास ऐसे सबूत होने चाहिए जिससे आप चीजों को चैलेंज कर सको। ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ध्यान में रखते हुए ऑडिट को प्लान करना है, ताकि ताकि ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट ना हो जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड रह जाएं। मटेरियली मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, वरना आपका ऑडिट गलत हो जाएगा, आपने ऑडिट गलत किया ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, फिर से बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस, ठीक है। आपको दो ऑडिट एविडेंस मिले, दो ऑडिट एविडेंस मिले, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, एक कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, ठीक है। वहां पर सिंह खड़े हो जाएंगे। ओके, इन्फॉर्मेशन ब्रिंग्स इनटू रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी रिलायबिलिटी आपको शक होता है, आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको कुछ ऐसी खबर मिली है जिसकी वजह से आपको रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे शक होता है, ठीक है। उस जगह सिंह खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। तो कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, ऐसी कोई सी कंडीशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, डाइवर्जन ऑफ फंड्स है क्या, कुछ ऐसा लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए रिलेटेड पार्टी को, तो ऐसी कुछ कंडीशन जहां पर फ्रॉड हो सकता है, पैसा बाहर चल गया कंपनी से, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किया, रिलेटेड पार्टीज ने कुछ फ्रॉड किया, ऐसा कहीं है क्या, तो कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, ठीक है। ओके, जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ सके, ऐसे से ज्यादा कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, वहां पर आपको अलर्ट रहना है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से ज्यादा आपको ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने की जरूरत है। चार पॉइंट डिस्कस करें, कॉन्ट्राडिक्शन, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पॉसिबल फ्रॉड एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिड्यूस throughout the audit is necessary to reduce the risk of overlooking unusual circumstances, कुछ भी ऐसी अनयूजुअल चीज दिख रही है ना, तो आपके ध्यान से ना छूट जाए, इसलिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना जरूरी है। आपके जो कंक्लूजन है, आप जो ऑडिट ओपिनियन दोगे, वो जनरल ना हो, वो स्पेसिफिक हो, उसमें अमाउंट हो कि आपको इतने अमाउंट की गलती मिली, वो उसमें डेट हो, उसमें टाइमलाइंस हो कहाँ पर आपको गलती मिली, स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने सही ऑडिट किया ना, तो आप जनरलाइज ना करो चीजों को, स्पेसिफिक लिखो, ठीक है। तो उस केस में उसकी रिस्क कम होने के लिए आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को लगाते हुए चलना, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। आप जब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करो, तो उस केस में आपको अजम्पशन सही लेना है, अजम्पशन सही तभी ले पाओगे जब आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करते हुए काम करोगे। ओके, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ साई मतलब सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो आपने ऑब्टेन करे इन लाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो साई को कंसिडर करते हुए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो आपको साई ऑब्टेन करने के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। ओके, कहीं भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको दिखता है और कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है उस चीज का, तो ऑडिटर को एक्सेप्ट कर लेना है उस सिंगल डॉक्यूमेंट को, अनलेस अनलेस ऑडिटर हैज समथिंग टू बिलीव इन कॉन्ट्ररी, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव द कॉन्ट्ररी, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये डॉक्यूमेंट जो सिंगल डॉक्यूमेंट जो बोल रहा है ये गलत है, तो उस केस में वो उस चीज को नहीं मानेगा, वरना उसको चीजों को एक्सेप्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहां पर, जहां पर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होता है रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं कि ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करे फर्दर, और उसको लगता है तो मॉडिफिकेशंस करे, एडिशंस करे ऑडिट प्रोसीजर्स में, और मैटर को रिजॉल्व करे, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट लगता है इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पे, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर को लगाएगा, ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करेगा और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
auditor cannot be expected to auditor cannot be expected to disregard any past experience with management, ठीक है। past experience of honesty and integrity of entities management, जो भी client है उसके management से पुराना experience है उसको disregard नहीं करना है, पर इस चीज की वजह से ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि जहां पर वो ऑडिट करने जा रहा है वहां का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, इस वजह से उसको अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के बीइंग अलर्टनेस को कम नहीं करना है, उसको उतना ही प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना है, उतना ही क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, उतनी ही अलर्टनेस रखनी है जितनी उसने हर पिछले ऑडिट में रखी थी, ठीक है। भले ही ईमानदार हो, भले ही इंटीग्रिटी से काम करते हो मैनेजमेंट वाले एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस वाले, ठीक है, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस। ओके, तो इसमें अपन ने समझा कि ऑडिटर को अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो तो ऑडिटर को पता चल सके। अलर्ट रहोगे तभी तो चीजें पता चल पाएगी, ठीक है। तो अपन ने इस पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया, ठीक है। सबसे पहले अपन ने मीनिंग ऑफ एथिक्स समझा, नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स समझा, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल समझे, पीसी आईपीओ, प्रियंका चोपड़ा आईपीओ, फिर अपन ने इंडिपेंडेंस समझा, फिर अपन ने थ्रेट समझे, ठीक है, एफ आई आर आई फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। फिर अपन ने सेफगार्ड्स पढ़े, सेफगार्ड्स तो नहीं पढ़े पर सेफगार्ड्स क्या होता है वो पढ़ा, एंड देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म समझा, ठीक है। तो होप सो आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको चीजें समझ में आई हो और आप एग्जाम में फोड़ के आना, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और बोल्ड वर्ड्स लिखकर आना तभी एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, मुझे बोल्ड वर्ड्स लिखने से ही एग्जाम में मार्क्स मिले थे, मेरे सीए फाइनल ऑडिट में 77 मार्क्स थे और मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं चीजों को बोल्ड जो बुक में थी बोल्डेड उनको मैं बोल्ड करके आया था और हाईलाइट करके आया था, बॉक्स में डालकर आया था, तभी मुझे अच्छे मार्क्स मिल पाए, ये मुझे फील होता है। इसलिए आप भी इस चीज को करो, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।